दर्शकों नमस्कार। निवेश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में निवेश की बहुत सारी बातें तो हम करते ही हैं आपसे, लेकिन निवेश के पहले की जो बातें होती हैं, जो भले ही हम निवेश करें या ना करें, लेकिन हर क्षेत्र को, हर सेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत जागरूकता की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से वहाँ जहाँ आर्थिक व्यवहार किया जाता है, आर्थिक लेन देन किया जाता है। और निवेश भी दूरगामी परिणाम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने लिया और तत्कालिक परिणाम उसके कुछ मिले, दूरगामी परिणाम होते हैं। इसलिए निवेश में सोच समझ और धैर्य बहुत ज़रूरी होता है। क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें समझना चाहिए? पहले हम उन बातों को अपने आप में स्वीकार करें, उन अपनी बातों को उनको अपने अंदर लें और फिर उस बातों पर अमल करते हुए हम निवेश की तरफ आगे बढ़ें। इन्हीं बातों पर आज बात करेंगे। आज हमारा विषय है निवेश के मूल मंत्र। क्या क्या ऐसे मूल मंत्र हैं, क्या बेसिक बातें हैं जो हम समझेंगे। आप भी जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में टेलीफोन के माध्यम से। नोट कीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स 266049 हमारे यहाँ का टेलीफोन नंबर है, और भोपाल के बाहर के दर्शक भोपाल का STD कोड 0755 लगाकर 266049 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा 1800-233-0040। तैयार हो जाइए फ़ोन करने के लिए। और शेयर बाज़ार से संबंधित, निवेश से संबंधित, एक वैकल्पिक आय से संबंधित, क्योंकि आज इसी की चर्चा इस कार्यक्रम में ख़ास तौर से होने वाली है। हमारी मुख्य आय के स्रोत के साथ साथ हम ऐसी पैसिव इनकम के, ऐसी वैकल्पिक आय के क्या साधन ढूंढ सकते हैं जो हमारी आमदनी को बढ़ाए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री राकेश तलरेजा जी। नमस्कार राकेश जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। राकेश तलरेजा वित्तीय विशेषज्ञ हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी एक ये गतिविधियां यहाँ संचालित करते हैं। कैसे आप स्किल डेवलप करें, स्किल डेवलपमेंट से आप निवेश की और आर्थिक सक्षमता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इस विषय पर राकेश जी से आप इनका ज्ञान का लाभ ले सकते हैं फ़ोन के माध्यम से। राकेश जी, कार्यक्रम है निवेश के मूल मंत्र। बिल्कुल। तो निवेश करने से पहले क्या क्या ऐसी बातें हैं, इसके मूल मंत्र क्या हैं, थंब रूल क्या हैं कि जिन पर पहले विचार करना चाहिए, फिर मार्केट की तरफ जाना चाहिए? मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा। पहले निवेश के लिए मूल मंत्र, वैसे तो सभी लोगों को इस बारे में जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं होती कि कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि जैसे ही आपकी जो इनकम है, अगर आपकी इनकम सही है तो उसमें आपको 10% आपको निवेशित करना चाहिए हर महीने। कैसे करना है वो मैं आपको एक बार तरीका बता सकता हूँ कि उसके लिए आपको प्रिंसिपल यानी कि पेशेंस की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप हर महीने निरंतर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तभी आपका निवेश सफल होता है। निवेश के लिए सबसे पहले हमको पेशेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पेशेंस सीख लेते हैं तो हम निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी चीज़ में, जैसे म्यूचुअल फंड है या इंश्योरेंस है या फिर अगर आप FD करते हैं, कुछ भी आप निवेश करते हैं तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी एकत्रित करना। उसके लिए आपको अपने एडवाइज़र से या फिर बैंक के किसी अधिकारी से आपको उनसे मुलाकात करते हुए उनसे पूरी चीज़ें पहले समझना है। अगर आप उनको समझ लेते हैं, अगर आप उनके साथ बैठ के पहले समझें, उसके बाद अपने गोल डिसाइड करें। अपने गोल यानी कि आपको किस चीज़ के लिए निवेश करना है। चाहे आप शादी के लिए निवेश कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, उस निवेश के हिसाब से रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं और हमारे नियमित दर्शक हैं जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। हाँ जी जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद। वही निवेश की सावधानियों से संबंधित है और एज फैक्टर इनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मान लीजिए सीनियर सिटीजन है या कुछ इस तरह से, एज फैक्टर कितना मायने रखता है एक इन्वेस्टर के लिए? एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। एज फैक्टर सभी के लिए बहुत मायने रखता है, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि एज के साथ साथ आदमी की जो कमाने की तरीके होते हैं या कमाने की जो उनकी कैपेसिटी होती है कम होती जाती है। तो उनके पास जो ऑलरेडी निवेशित पैसा है या जो उनके पास ऑलरेडी निवेशित पैसा है वो बढ़ने वाला नहीं है। अब वो कमाने की एज से बाहर जाते जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं।
उनके लिए सबसे सलाह ये है कि वो लोग कम से कम ऐसे लोगों को जिनको आगे की इनकम आने का कोई चांस नहीं है, उनको स्टॉक मार्केट जैसी जगह से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, स्पेशली उसमें जिसमें हम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे बाज़ार में उतार चढ़ाव ज़्यादा होते हैं, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर इसी टाइप जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो निवेशित करना चाहते हैं तो उनके लिए म्यूचुअल फंड के काफ़ी छोटे छोटे एग्जांपल होते हैं, जैसे लिक्विड फंड होते हैं, पैसिव फंड होते हैं, जी। इसमें वो निवेशित कर सकते हैं। और ये कॉलर जो नंदस्वरूप जी ने फ़ोन किया, ये ग्रामीण परिवेश से हैं, तो इनके लिए भी इसके अलावा भी बैंक है या पोस्ट ऑफिस की बहुत अच्छी योजनाएं हैं। एफडीज कर सकते हैं बैंक में, बहुत अच्छी पोस्ट ऑफिस पोस्ट की ऑफिस की भी बहुत अच्छी योजना है जो आसानी से ये कर इनकी पहुंच में रहेगी। बिल्कुल। जी राकेश जी, अब हम लौटते हैं आपके उत्तर पर। आप बता रहे थे कि 10% कैसे किया जाए। एक कॉलर और हमसे जुड़ चुके हैं सागर से, दीपेन जी। हेलो। हाँ सर, विपिन सागर से बात कर जी विपिन जी, स्वागत है। सवाल मेरा ऐसा सर कि हम लोग बहुत ज्यादा सोच विचार तो करते हैं और आगे के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन निवेश करने से पहले कोई ऐसी चीज बताएं जिससे हम सलाह ले सकें या उनसे थोड़ा समझ सकें कि इस चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी, तो यही जानना था। धन्यवाद। निफेज, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मैंने उसी के लिए पहले आंसर किया हाँ, था। विपिन जी यही चाह रहे हैं कि कैसे इनको सही सलाह मिले, मार्गदर्शक ये ढूंढना चाहते हैं। मार्गदर्शक तो आपको आपके शहर में ही ढूंढना पड़ेगा। जो भी म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के जो जानकार लोग हैं या फिर बैंकिंग से एफडी से रिलेटेड या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो जानकार लोग हैं, वो आपको जानकारी दे सकते हैं इस बारे में। मैं चाहता हूं कि उसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी बहुत सारे आज की डेट में हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे अपनी जानकारी लें, उसके बाद ही अपना निवेश स्टार्ट करें। लेकिन विपिन जी, जानकार लोगों से मतलब है जो अथोराइज्ड हैं, जो अथोराइज्ड हैं कंपनी की तरफ से। जानकार में तो आपके मित्र रिश्तेदार भी हो सकते हैं। नहीं, जानकार मतलब जो हैं गवर्नमेंट से जो सर्टिफाइड हैं, उन लोगों से आप उनसे लें, उनसे सलाह लें। सुनिए सबकी, करिए मन की। ये एक बहुत सिंपल एक फार्मूला होता है। उसमें आप थोड़ा अपने अंदर इतना ज्ञान विकसित करें कि आप सुन लीजिए, सबकी राय ले लीजिए। उसमें कहीं ना कहीं आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग जो भगवान ने सबको दिया है वो आप लगाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ निवेश करना है। जी, प्रश्न करने के लिए धन्यवाद विपिन जी। जी, तो आप कह रहे हैं कि देखिए महंगाई का दौर है, आदमी अपने घर के खर्चों से ही उतनी नहीं बचा पाता पैसा, वो भी उसमें भी कम पड़ता है जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पारिवारिक गृहस्थी की जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी 10% बहुत, वैसे आपने कम से कम ये 10% तो मुझे लगता है कि 10% काफ़ी कम से कम अमाउंट है। इतना अमाउंट हमेशा निवेशित करते रहना चाहिए। अब निवेशित जो भी इनकम वाले लोग हैं, या सैलरी वाले लोग हैं या आपके बिजनेस वाले लोग हैं, वो उनके लिए 10% निकालना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में महंगाई बहुत है, ये बिल्कुल सही बात है। उनके लिए कहीं ना कहीं से जो भी व्यक्ति है उनको कहीं ना कहीं से अपनी सेकंड इनकम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। कोई भी आज की डेट में एक इनकम से आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। पैसिव इनकम मतलब आय के वैकल्पिक स्रोत आपको बनाने पड़ेंगे, जो पार्ट टाइम आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम आप छोटे छोटे काम कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन कई कंपनियां ऐसे आपको ऑफर देती हैं। जिनको कंप्यूटर की जानकारी है तो उनको डाटा एंट्री वगैरह के कार्यक्रम, या फिर जो अमेजन वाली कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट वाली जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, वो आपको घर पे बैठे बैठे काम करने का मौका देती हैं। जी, काफ़ी छोटी मोटी कंपनियां हैं जो आपको, जैसे महिलाओं के लिए है, सिलाई के काफ़ी कार्यक्रम देती हैं, घर पे वो कर सकते हैं। आप भी उद्यमिता से जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की आपकी का एक बहुत बड़ी गतिविधियां हैं आपके पास, तो उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे कि व्यक्ति जुड़ करके अपना एक आमदनी का स्रोत तैयार कर सके? उसमें ये है कि महिलाओं के लिए काफ़ी हैं। महिलाओं के लिए छोटे छोटे जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है ताकि वो उनसे सीखें, जैसे ब्यूटी वाले प्रोग्राम्स हैं, ब्यूटी थेरेपिस्ट वाले प्रोग्राम्स हैं, या फिर आपके अपरेल्स के प्रोग्राम हैं, गारमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम हैं, मेडिकल से रिलेटेड प्रोग्राम हैं। अगर वो उसमें सीखते हैं, उस सीखने के द्वारा वो अपनी सेकंड वैकल्पिक आय तैयार कर सकते हैं। और उसको सीखने में गवर्नमेंट की तरफ से आपको सुविधाएं मिलती हैं, गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिखा रहे हैं, ताकि आप अपनी सेकंड वैकल्पिक सुविधाएं या फिर सेकंड वैकल्पिक इनकम आप तैयार कर सकें। अगर कोई इससे जुड़ना चाहे उद्यमिता के ये कार्यक्रमों से, तो किस तरह से वो कहाँ संपर्क करे और क्या क्या उसकी औपचारिकताएं होती हैं? औपचारिकताएं तो बहुत सारी हैं, बट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो गवर्नमेंट के संस्थाएं हैं, जैसे यहाँ पे MPSSD भी हैं, जैसे गवर्नमेंट की और भी संस्थाएं हैं, जैसे OBC डिपार्टमेंट होते हैं, SC डिपार्टमेंट होते हैं। ये सभी डिपार्टमेंट्स कहीं ना कहीं से महिलाओं के लिए या फिर जो अनएजुकेटेड अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती हैं,
उनके लिए ऐसे प्रोग्राम वो क्या चलाते रहते हैं। ये डिपार्टमेंट जो आपने नाम बताए ये क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पर भी सुविधाएं देते हैं क्या? हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी सुविधाएं देते हैं, ब्लॉक लेवल पे भी सुविधाएं देते हैं, वहाँ पे भी इनके अधिकारी मौजूद हैं वहाँ पे। अगर आप इस तरीके से किसी भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो किस आप विभाग के अंतर्गत ये सारे कार्य करते हैं? ये हर विभाग का अलग अलग है। जैसे मैंने बताया ना कि किसी किसी विभाग के पास, हर विभाग के पास अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। जैसे हम एसटी डिपार्टमेंट की बात करें तो वो केवल एसटी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उन्हीं के लिए वो प्रोग्राम चलाते हैं। ओबीसी डिपार्टमेंट है वो ओबीसी डिपार्टमेंट के लिए चलाता है। बाकी जैसे हमारे एमपीएसएसडी जीईबी डिपार्टमेंट है ये सभी लोगों के लिए चलाते हैं। तो आप इनके डिपार्टमेंट में जाके किसी से संपर्क कर सकते हैं। मतलब आप किस कैटेगरी में आते हैं? हाँ, उस कैटेगरी के हिसाब से। कैटेगरी के हिसाब से। और दूसरी बात, आपको किस में महारत है, आपको पैशन किस चीज के लिए है? पैशन किस चीज का है, आपको क्या सीखना चाहते हो, क्या आप सीखना चाहते हो, किस में बेहतर प्रदर्शन आप दे सकते हैं, कर सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, रुचि के अनुसार आप रुचि के अनुसार आप किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग जो होती है, ये प्रशिक्षण की अवधि कितनी रहती है? हर प्रशिक्षण के हिसाब से रहता है। कोई प्रशिक्षण अवधि 3 महीने से लेकर साल भर तक के बीच में रहती हैं। अच्छा। अब जो आपने चूज़ किया है उसकी अवधि के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपका इंटरेस्ट अगर फोटो इसमें है, अब मेडिकल लाइन में है, हेल्थ केयर लाइन में है तो आपको 6 महीने का है। अगर आप ब्यूटी थेरेपिस्ट वाली लाइन में है तो आपको 3 महीने का है। अगर आप अपैरल वाले फील्ड में है तो आपको 6 महीने तक का प्रोग्राम है। फैशन डिजाइनिंग में 6 महीने हमसे जुड़ चुके हैं। पहले उनसे बात करें। शुभम जैन भोपाल से। जी शुभम जी। हेलो जी, सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर ये पूछना था, जैसे अपन किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें तो उसको निकालने का तरीका क्या होना चाहिए जी? कि अपन को किस प्राइस पे वो शेयर खरीदना चाहिए? शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू देख के हम शेयर को वैसे परचेज नहीं करते हैं। हम हमेशा शेयर को परचेज करने का जो हमारा फंडामेंटल रूल है वो ये है कि उसका फंडामेंटल बहुत मजबूत होना चाहिए। कंपनी पिछले लास्ट 1 ईयर से हर क्वार्टर में प्रॉफिट दिखाती हुई चलनी चाहिए और उसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो आगे जाके कार्यक्रम वाले होने चाहिए। आगे जाके उसके प्रॉस्पेक्ट का विज़न होना चाहिए। जैसे अभी आज की डेट में अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो एआई सेक्टर है, सोलर सेक्टर है या फिर आपका ईवी सेक्टर है। ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आप कभी भी अभी निवेश कर सकते हैं क्योंकि इनमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू को ना देख, फंडामेंटल के बाद हाँ फंडामेंटल रिसर्च करके अपन ने कंपनी चूज कर ली। हाँ जी। अब उसको किस प्राइस पे खरीदना है, ये कैसे, मतलब इंट्रिंसिक वगैरह कैसे निकालें? उसके लिए छोटा सा एक मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे वो होते हैं तरीके कि आपको कंपनी के प्रॉफिट भी देखना पड़ता है, कंपनी का शेयर का रेट भी देखना पड़ता है, उसकी पी वैल्यू भी देखनी पड़ती है, जो उसका पी और उसके साथ में उसकी इंडस्ट्री का पी क्या है वो सब देखना पड़ता है। एक सेंटेंस में बोला जाए तो कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जरूरी है देखना। मेरे ख्याल से 4-5 साल की बैलेंस शीट उसकी चेक कर लीजिए आप। और कंपनी का जो आज की डेट में चेक करने का बहुत सिंपल रीजन ये है कि आप पी चेक कर लीजिए। पी अगर उसके पी उसी इंडस्ट्री से पी से कम है तो मतलब रेट आपके रेट के सही रेट पे चल रहा है। बिल्कुल। आप पिछले सालों में जाइए वापस और वहां से ट्रैक रिकॉर्ड उसका देखना शुरू करिए, किस अनुपात में वो घट रही है, बढ़ रही है और किस ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा है उसका। कंपनी अगर प्रॉफिट दिखा रही है पिछले साल भर से तो आपके लिए अच्छा है। कंपनी का जो लोन है वो कम होता जा रहा है, कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो बढ़ता जा रहा है, कंपनी अपना पूरा पैसा एक्सपेंशन में लगा रही है। ये 4 चीज़ें आपको देखनी है। अगर ये 4 चीज़ें सही जा रही हैं तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। जी, सवाल करने के लिए धन्यवाद। राकेश जी, हम बात कर रहे थे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की। हाँ जी। अवधि उनकी जितनी होती है वो अलग अलग है सबकी। उसके बाद मान लीजिए कि कोई ट्रेंड हो गया, ट्रेंड होने के बाद शासन के स्तर पर या किसी फर्म के स्तर पर उसको क्या ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं कि वो उसके लिए मार्केट या अपने प्रोडक्ट को लिक्विफाइज करने के लिए कुछ करे? अगर जैसे आपने बताया कि वो एक बार प्रोग्राम ज्वाइन कर लेता है, प्रोग्राम ज्वाइन करने के तुरंत बाद अगर वो कंप्लीट करता है तो गवर्नमेंट उनको लोन के थ्रू, जैसे अपने छोटे छोटे लोन चलते हैं मुद्रा लोन के थ्रू, वो अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट खुद अपनी हर जगह पे रोज़गार मेले आयोजित करती है, ब्लॉक लेवल पे भी करती है, तहसील लेवल पे भी करती है। उस रोज़गार मेले में आप जाएं, वहाँ पे काफ़ी कंपनियाँ आपको लेने आती हैं, आपको नौकरी देने का ऑफ़र देती हैं, वहाँ पे आप नौकरी लें। ये 2 तरीके हैं। बाकी तीसरा तरीका वही है कि आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करें, आप खुद के तरीके से अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट ने आपको एक स्किल दे दिया है, आपको कमाने के लिए एक तरीका दे दिया है। अब आप उसके अंदर अपना खुद का पैसा लगा के भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट से लोन लेके भी कर सकते हैं। जी जी।
मतलब इसके लिए लोन भी मिल सकता है या। और आप अपने उस पर आप कार्य आगे कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। उद्यमता के जरिए आप अपने समाज का, अपने परिवार का तो करते ही हैं, देश और प्रदेश का भी विकास आपके बिल्कुल। उसके साथ होता है। हाँ जी। अब राकेश जी, हम आते हैं कि आपने अभी इन्वेस्टमेंट की बात की, म्यूचुअल फंड की बात की, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि इन्वेस्टर अगर इसको अपना करियर बनाना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे वो शुरुआत करे और इस करियर को आगे बढ़ाए? इसके लिए गवर्नमेंट से, जो हमारी गवर्नमेंट की है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनकी एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो इन चीज़ों के सर्टिफिकेशन कराती हैं। अच्छा। जैसे म्यूचुअल फंड है, अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जाना है तो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होते हैं, म्यूचुअल फंड का एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्ज़ाम। अगर वो एग्ज़ाम दे के आप म्यूचुअल फंड की एजेंसी ले सकते हैं, एजेंसी के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो ये एजेंसी कोई भी ले सकता है? इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होती है? शैक्षणिक योग्यता मिनिमम ग्रेजुएट, मतलब कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है और उस एग्ज़ाम को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। जो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, NISM जो गवर्नमेंट की संस्था है, वहाँ से आप सर्टिफिकेट लीजिए। आप तो काफ़ी सीनियर हैं इस बारे में, किस तरह का वो एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन किस तरह का पैटर्न होता है? म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही पूरा एग्जाम होता है। जैसे अच्छा, उसमें अच्छा। म्यूचुअल फंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के होते हैं, छोटे कैसे होते हैं, बड़े कैसे होते हैं, लार्ज कैप कैसे होते हैं, स्मॉल कैप कैसे होते हैं, और इंडस्ट्री वाइज अलग अलग म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं, उनमें कैसे निवेश किया जाता है। मतलब इन ये सब से है related कि होता है। अगर कोई दर्शक हमारा प्रोग्राम निवेश नियमित रूप से देखते हैं, हाँ, तो वो सारे कुछ क्वेश्चन के Yes। आंसर उनको इसी कार्यक्रम में मिल सकता है। टेलीविजन पर मिल बिल्कुल सकते मिलेगा, हैं। तो उनको उसमें एग्जाम में बहुत फायदा भी होगा। जी, उसका तो बहुत दर्शकों, फायदा निवेश की जागरूकता के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए आप बराबर हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, देखते रहिए निवेश कार्यक्रम। अब हम बात करें कि निवेश की शुरुआत, अगर सरल सहज निवेश की देखा जाए तो किसी को शुरुआत कैसे करना चाहिए ताकि कल को अगर उसके लिए कुछ फेवरेबल ना हो तो वो उतना झटका सहन कर जाए? तो मैंने आपको बताया, जैसे निवेश करने के लिए अभी जो सबसे सुरक्षित माध्यम है वो है गवर्नमेंट की बैंक की FD, सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। लेकिन आज नई जनरेशन है और जितनी तरफ से महंगाई चल रही है उस हिसाब से FD जो रिटर्न देते हैं तो वो हमारे रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, मतलब पर्याप्त इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम लोगों को म्यूचुअल फंड में निवेश करने का बोलते हैं कि उसमें आप सिस्टमेटिक तरीके से निवेश करें। जैसे हर महीने आप कुछ SIP अच्छा राकेश जी, इन्फ्लेशन की बात की तो आपके अनुसार कितना लगभग हमें रिटर्न मिलना चाहिए, कितने % हमारे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलना चाहिए ताकि एक उसको आइडियल इन्वेस्टमेंट माना जाए? 7% से ऊपर, अगर 7% से ऊपर अगर आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है तो आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं, इन्फ्लेशन के बराबर तो कम से कम चल ही पा रहे हैं। अगर 7 से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आता है, 8% 9%, तो ये आपका प्रॉफिट है। अगर 7 से नीचे कहीं पे आपने निवेश करके रखा है तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहा, तो इसका नो प्रॉफिट नो लॉस है उसमें। इसका तो मतलब ये है कि आप 9-10% पे आप फोकस करें। फोकस तभी नहीं, तो आप 7-8% के आसपास ही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मनी है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। आप वैल्यू उसकी कम हो रही है, वैल्यू हमेशा आपने निवेश करके रहा रखा, रिटर्न मिल रहा है लेकिन वैल्यू उसकी कम हो रही है। जी जी। तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं या क्या ऐसा जरिया है कि हम 9 या 10% से या उससे ऊपर रिटर्न ले सकें? जैसे मैंने आपको बताया, हाँ, एवरेज, क्योंकि वो तो बाजार पर डिपेंड करता है, मार्केट की। म्यूचुअल फंड जो है पूरा बाजार पे डिपेंड करता है, वो सब पूरा पैसा जो है मार्केट में ही लगाया जाता है, स्टॉक मार्केट में लगता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह निकलते हैं, वो काफ़ी 8% 9% तक रिटर्न देते हैं। इसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा, महिंद्रा, रिलायंस, ये लोग भी अपने खुद के बॉन्ड निकालते हैं, FD निकालते हैं, वो 10% तक भी देती कर सकते हैं, डेट फंड्स में हाँ, कर सकते वो हैं। थोड़े से रिस्क कम रहती है। NPS और ये भी काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। NPS हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी है, बट वो उनके लिए है जो अभी जिनको वो नहीं मिलता, पेंशन फंड जिनको नहीं मिल रही है, उनके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि वो बहुत अच्छा रिटर्न देगा आगे जाके लॉन्ग टाइम में। तो मैं तो बिल्कुल सबको सलाह दूंगा कि वो उसमें निवेश करें, यंग एज से ही वो NPS से जुड़ जाए, ताकि एक उस रिटायरमेंट की एज तक आते आते उनको एक स्मार्ट मनी उनके पास मिले। और NPS में फ़ायदा एक और है, गवर्नमेंट दे रही है आपको, गवर्नमेंट उसमें टैक्स सेविंग की छूट अलग से देती है 50,000 की। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, वो पैसा भी आपका बच रहा है टैक्स, और बुढ़ापा आपका सुरक्षित हो गया, बुढ़ापा भी सुरक्षित होता है। जी। इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या ऐसी, अब हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर जो आप कर रहे हैं गतिविधियाँ, तो महिलाओं के लिए ऐसी क्या क्या गतिविधियाँ हैं जो पढ़ी लिखी या कम पढ़ी लिखी या निरक्षर महिलाएं भी उसका लाभ उठा सकें?
निरक्षर महिलाओं के क्योंकि लिए जो ग्रामीण मैंने आपको वर्ग बताया, में काफ़ी कुछ है ऐसे। निरक्षर महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया जैसे उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ब्यूटिशियन बनने में, या फिर उनको अपैरल सेक्टर में जाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो उसमें निरक्षर महिलाएं भी बहुत इजीली कुटीर सीख उद्योग सकती हैं। कुटीर कुटीर उद्योग उद्योग के में लिए भी हैं, कुछ होता जैसे है। पेपर प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, उनके भी ट्रेनिंग्स होती हैं, पेपर प्रोडक्ट अच्छा, बनाइए। पेपर प्रोडक्ट के अलावा पेपर के बहुत सारे आइटम बनते हैं, जैसे खिलौने बनते हैं या फिर आपके सॉफ्ट टॉयज़ बनते हैं, जी, वो जी। उनके लिए काफ़ी अच्छे हैं। लकड़ी के खिलौने भी आजकल बनते हैं, उसकी भी गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग दे रही है, जिसको हम बोलते हैं बम्बू प्रोडक्ट्स। बम्बू प्रोडक्ट्स के लिए भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है। अच्छा। तो उन लोगों के लिए ये है जो अगर निरक्षर हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी हैं, वो जी। सीख सकते हैं और अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। जी। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं उनके लिए भी मैंने आपको बताया, उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर जैसे होटल इंडस्ट्री है तो गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट आपके लिए अलग अलग स्कीम चलाता है। टूरिज्म हाँ, डिपार्टमेंट पर्यटन भी औद्योगिक काफ़ी आपको औद्योगिक है, अपॉर्चुनिटी उसमें देता है। होटल इंडस्ट्री के लिए भी वो बनाते हैं और टूरिज्म के लिए भी वो काफ़ी प्रोग्राम्स चलाते हैं। दूसरी जो महिलाएं होती हैं उनके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसी जो सुविधाएं हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट काफ़ी सुविधाएं देता है, फैशन डिज़ाइनिंग का देता है, वेब डेवलपमेंट का देता है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का देता है। उसके थ्रू आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम ज्वाइन करें और अर्निंग करना चालू करें, कर सकते और गवर्नमेंट इसमें आपको कोई पैसा लेती नहीं है। कुल मिला के आपको जो शासन की योजनाएं हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको तलाशना पड़ेगा, उनको हाँ। समझना पड़ेगा और राइट अप्रोच वहाँ करना पड़ेगी। बिल्कुल। योजनाएं बहुत हैं लेकिन सबको तक नहीं पहुँच जानकारी पाती नहीं हैं वो। पहुंच पाती तब तक, इसलिए ये प्रोग्राम में हम सबको जानकारी देते हैं। वहाँ पे हम सेमिनार्स करते हैं, वहाँ पे हम पंपलेट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, नुक्कड़ नाटक करवाते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो इसमें कुछ पैसा फीस वगैरह लेते हैं आप कैंडिडेट से? नहीं, जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जाती, ये सब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होते हैं। इस पे इसका पैसा गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसमें अभ्यर्थी को या फिर कैंडिडेट को कोई पैसा नहीं दिया जाता, अच्छा। लिया भी नहीं जाएगा इनसे कोई पैसा। हो सकता है इनको गवर्नमेंट कुछ और दे सीखने का जी। पैसा, क्योंकि उनका आना जाने का जो उनका पैसा लगेगा, जो उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती आने है, वो भी जाने उनको के भी गवर्नमेंट देती है। ट्रैवलिंग का भी अच्छा वो भी है। उनको और गवर्नमेंट जैसे देती आप है। बता रहे हो कि कुछ हफ्ते भर के प्रोग्राम है, कुछ महीनों के महीनों भर के प्रोग्राम हैं, प्रोग्राम, हाँ। तो उनको वहाँ रेसिडेंस वगैरह का क्या फिर कुछ व्यवस्था हाँ, होती है हाँ, ऐसी? अगर वो मैंने बताया आपको प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपने जो प्रोग्राम चूज़ किया, अगर वो प्रोग्राम उस डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल नहीं है, अगर वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट आपको रेसिडेंशियल फैसिलिटी भी देती है। अच्छा, ताकि आप वहाँ पे रह के अपना इस प्रोग्राम को सीख सकें। जी। तो दर्शकों से बस यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए कि इतनी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, बस ज़रूरत है आगे बढ़ने की, आपको हिम्मत करने की और एक निर्णय लेने की। राकेश जी, इसके अलावा एसआईपी और ये सब लमसम और एसआईपी दो तरह की जैसे म्यूचुअल फंड में होती हैं, तो इनमें बेहतर कौन सा विकल्प है? बेहतर जो मैंने आपको बताया, जिनकी इनकम रेगुलर है, जैसे सैलरीड लोग होते हैं, जिनकी इनकम हर महीने आती है, तो उनको हम एसआईपी के लिए ही ज़्यादा आग्रह करते हैं कि आप एसआईपी में जाएं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। उसमें आपको बाज़ार के उतार चढ़ाव से फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, आपको बाज़ार के उतार चढ़ाव से आपके निवेश पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, और आपका निवेश कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ता है। जो कंपाउंडिंग तरीके से बैंकों का रिटर्न नहीं बढ़ता, उसी तरीके से आपका कंपाउंडिंग तरीके से इसका रिटर्न बढ़ता है। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके लिए हम बोलते हैं कि उनके पास एक लमसम अमाउंट आता है, तो वो लमसम में निवेश करें। जो उनकी अवधि है, जिस अवधि के लिए वो रखना चाहें, 6 महीने साल भर के लिए, तो उस अवधि के हिसाब से म्यूचुअल फंड का चयन करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि लमसम से एसआईपी शुरू की जाए? हाँ, या बिल्कुल वो हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहती है कि हाँ, आप हाँ। उसको स्लैब चेंज कर सकते ये हैं, ऐसी कम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, करें? हाँ, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जी। अगर किसी को लमसम निवेश करना है तो लिक्विड फंड, डेब्ट फंड होते हैं, उसके अंदर निवेश करके उसके थ्रू उसी फंड से आप एसआईपी चालू कर दें, ताकि आपका निवेश STP, लमसम भी रहे। STP उसको हम एसटीपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ट्रांसफर प्लान। उसी फंड को आप निवेशित करते हुए आप मार्केट में भी अपना निवेश बढ़ाते रहें, और आपका लमसम निवेश जो आपको परसेंटेज मिलना है वो आपको मिलना ही मिलना है। उसको अच्छा, आपको दो तरफ से प्रॉफिट। एसटीपी तो ये है, अब एक पोस्ट ऑफिस में एसडब्ल्यूपी भी होती है। हाँ, एसडब्ल्यूपी पोस्ट ऑफिस में भी है, म्यूचुअल फंड में भी म्यूचुअल है, फंड में भी है, सिस्टमेटिक तो विड्रॉल प्लान है। ये उनके लिए है जो थोड़ा सा एजेड हो चुके हैं, मैंने बताया, जैसे बुजुर्ग लोग हैं या फिर जी। सीनियर सिटीजन्स हैं। सीनियर सिटीजन के पास अगर लमसम कहीं से अमाउंट आ रहा है और उनको हर महीने कहीं ना कहीं से उनको फंड चाहिए, जो उनको डेली के लिए चाहिए रहता है, तो उनके लिए ये है कि आप म्यूचुअल फंड के किसी एक लिक्विड फंड या डेब्ट फंड में पैसा डालें और वहाँ से अपना सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान डालें। जितना आपको मंथली रिक्वायर्ड है, जी। 20,000, 40,000, 50,000, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, वो हर महीने आपके अकाउंट में आता रहेगा। बाकी फंड जो है आपका निवेशित रहेगा और उसमें आपका रिटर्न भी आता रहेगा, ताकि आपके ऊपर बर्डन भी ना आए और आप इन्फ्लेशन भी बीट करते रहें। बीट कर सकें। तो कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। चलते चलते आप दर्शकों को क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे
कि निवेश को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए कैसे भी करके अपने खर्चे कुछ वाली जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको कम करके आप इन्वेस्टमेंट करें और पैसिव इनकम कैसे बढ़ाएंगे? मैं सभी दर्शकों से बोलना चाहूँगा कि निवेश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, आगे जाके आपकी भविष्य को सुरक्षित करना है, तो निवेश करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लोगों को 10% भी निवेश करना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं चाहूँगा कि वो 10% निवेश करें, कैसे भी करके अपने खर्चों पे कंट्रोल करते हुए 10% निवेशित करते रहें। वो भी ऐसे सेक्टर में निवेशित करें जिसमें भविष्य है, जिसमें आपको आगे भविष्य दिखता है। जैसे मैंने अभी आपको 3 सेक्टर बताए थे थोड़ी देर पहले। म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जिनको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करें, लेकिन जिनको स्टॉक मार्केट की जानकारी है केवल वही लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करें। चलिए, निवेश की सुरक्षा जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी, बल्कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सेहत की सुरक्षा। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए आप संक्षेप में बताइए कि कैसे इसको संतुलित करते चलें, निवेश और स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य के लिए भी मैंने आपको जैसे बताया, स्वास्थ्य पे तो आपको अपना स्वास्थ्य पे ध्यान रखना ही पड़ेगा। साथ में आप अपनी टर्म फैमिली प्लान के लिए, हम बात कर फैमिली के लिए टर्म प्लान भी है, लेकिन फैमिली के लिए पहले आज की डेट में, क्योंकि जब से कोरोना आया है लोगों को डर बैठ गया है लाइफ का, तो इसलिए सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। क्योंकि हालांकि गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, आयुष्मान कार्ड देती है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग उस दायरे में नहीं हैं, उस दायरे से बाहर हैं। तो उन लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लें और टेक टर्म प्लान अपनी पूरी फैमिली और अपने लिए लें। बाकी जो पैसा बच रहा है वो निवेशित करें। तो राकेश जी, अब आपने जो जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप भी कार्यक्रम से जुड़े रहे और कुल मिला के ये है आज का सार संक्षेप कि आप निवेश करें और अपनी वैकल्पिक आय के स्रोत भी तलाशते रहें। अगली बार नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने वाले हमारे कार्यक्रम आयुष में। हमारे कार्यक्रम आयुष के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी देने के लिए हमारे एक्सपर्ट जो है वो मौजूद होते हैं और आपकी सभी समस्याओं का जो है वो समाधान और उपाय बताते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश का मौसम आने वाला है, ग्रीष्म ऋतु का समापन हो गया है और बारिश की जो सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है। तो बारिश में अक्सर देखा जाता है कि बारिश का मौसम हमें शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, हर